गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं उमेश सोनी एक बार फिर आपके साथ में 12वीं क्लास के बच्चों के लिए कुछ जो है उनके फर्स्ट चैप्टर जो मानव भूगोल जो दिया हुआ है उसके बारे में आज उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो 22 तारीख को उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उनको उनका फर्स्ट चैप्टर से क्या 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 क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट उनका क्वेश्चन रहेगा, मैं थोड़ा सा उनको बताऊँगा। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो जियोग्राफी का है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जियोग्राफी होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बच्चों, ये जियोग्राफी है ना, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का शब्द है कौन? जियोग्राफी। अब देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो जियो और एक होती है ग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो होती है जियो और एक होती है ग्राफी। जियो का अर्थ आपको पता ही है, पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। समझना बच्चों, अध्ययन करना। मैं आपके फर्स्ट चैप्टर पे ही आने वाला हूँ अभी, लेकिन थोड़ी सी कुछ जानकारी जो मैं आपको जियोग्राफी के बारे में देना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी का क्या करना, अध्ययन करना, क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाती है। ठीक है, तो इसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं हम जियोग्राफी की, कि पृथ्वी का एक क्रमबद्ध अध्ययन जो है क्या कहलाएगा? जियोग्राफी या भूगोल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? पृथ्वी का एक क्रमबद्ध जो अध्ययन हम करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। अब इस जियोग्राफी को जो है 3 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। तो अपन में बात करते हैं यहाँ पे 3 भागों में मैं इस जियोग्राफी को क्या है या भूगोल को क्या है बांटने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले अपन बात करेंगे क्रमबद्ध भूगोल की। क्रमबद्ध भूगोल अध्ययन। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी में बात करता हूं तो ये आ जाएगा मानव भूगोल। ठीक है, या इसको अपन आर्थिक भूगोल भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा की मैं बात करूं तो ये आता है प्रादेशिक भूगोल अध्ययन। प्रादेशिक भूगोल अध्ययन। देखना बच्चों, अब मैंने इस अपनी आपकी इस जियोग्राफी को है वो 3 पार्टों में डिवाइड किया। एक तो क्रमबद्ध भूगोल का अध्ययन, एक मानव भूगोल और एक प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत अपन क्या करेंगे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मानव भूगोल के अंतर्गत और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या है, अपन मानव की जो भूगोल के साथ जो क्रिया विधाएं की जाती है, ठीक है, यानी कि कृषि है, ठीक है, जलवायु में जो परिवर्तन मानव ने किया है, तो उसका अध्ययन किस में करेंगे? मानव भूगोल के अंदर करेंगे। ठीक है, और तीसरा आता है अपने प्रादेशिक भूगोल, यानी कि अपनी इस धरातल पे क्या है, जो भी उच्चावच पाए जाते हैं, जो भी नदियां हैं, उनका अध्ययन किस में करेंगे? अपन प्रादेशिक भूगोल अध्ययन के अंदर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ जो है आपके छोटे क्वेश्चन, जो आपके 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें डायरेक्ट क्या है, कुछ वैज्ञानिकों के नाम पूछ लिए जाते हैं और उनका जनक पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो ये बच्चों कहते हैं इरेस्टोस्थनीज को। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी मैं बात करूं कि आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता। ठीक है फ्रेंड, तो ये किसे कहते हैं हम? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये आपके एक क्वेश्चन जो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें से ये सीधा डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करें प्राचीन प्रादेशिक भूगोल। प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता, प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता जो है ये है अपने हिकेटियस। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही अपन ये बात कर लें कि आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता, आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता, तो ये हैं अपने कार्ल रिटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो 4 वैज्ञानिकों के नाम है 12th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से
कि प्राचीन क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन है, आधुनिक क्रमबद्ध भूगोल के पिता कौन है, प्राचीन प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन है और आधुनिक प्रादेशिक भूगोल के पिता कौन है। तो ये सब मैंने आपको क्या है यहाँ पर एक विस्तृत जानकारी दे दी है। अब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास के अंदर वो है अपना मानव भूगोल या आर्थिक भूगोल। तो अब अपन विस्तृत जानकारी लेंगे मानव भूगोल की। अब अपन विस्तृत जानकारी क्या लेंगे, मानव भूगोल की। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन मैं लिखता हूँ यहाँ मानव भूगोल। अब इस देखिए मानव भूगोल के अंतर्गत जो है किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भूगोल को क्या है, यानी कि ये जो भूगोल है ना, इस भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन कर रहे हैं अपन, पृथ्वी का। तो पृथ्वी को मानव का घर मानकर उन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे जिससे मानव का पोषण होता हो। तो मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे कि इस पृथ्वी को, जो अपनी पृथ्वी है, इसको मानव का क्या मानेंगे, घर मानेंगे, और इस पृथ्वी पर आने वाले उन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे जिससे मानव का क्या हो रहा है, पोषण हो रहा है। जैसे बच्चों कृषि कर रहा है मानव, ठीक है, परिवहन के साधन चला रहा है मानव, तो इस प्रकार क्या है, ये जो अध्ययन करते हैं ना अपन, ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इस मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अंतर संबंध दर्शाया गया है, तो इसमें प्रकृति और मानव के बीच, इसमें प्रकृति व मानव के बीच अंतर संबंधों को दर्शाया गया है, अंतर संबंधों को दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने मानव भूगोल की। ठीक है, तो अब ये पूछ ली, ये तो हो गई मानव भूगोल की। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फर्स्ट चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला कोई है तो वो यही है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। तो ये है अपने जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था आपने, फ्रेडरिक रैटजर। ठीक है फ्रेंड, ये है अपने आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता, इसको कहते हैं। इसने क्या है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस पुस्तक का नाम याद रखना बच्चों, इस पुस्तक का नाम जो है इंपॉर्टेंट करके, इस पुस्तक का नाम आप याद रख लेना कि फ्रेडरिक रैटजर ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, परिभाषा दी किसकी, कि ये मानव भूगोल होता क्या है। तो इसने ये बताया कि मानव भूगोल मानव समाज तथा धरातल के बीच जो भी अंतर संबंध है, ठीक है, जो भी अंतर संबंध है वह मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा, वह मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या आ गए, मानव भूगोल के अंतर्गत अपने आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अपन आगे चले ना, तो कुछ अलग अलग वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या है अपनी अलग अलग जो है थ्योरी दी, यानी कि संकल्पना दी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संभववाद संकल्पना की नींव। ठीक है, एक संकल्पना है कि संभववाद संकल्पना। ठीक है फ्रेंड्स, यह है संभववाद संकल्पना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि यह संकल्पना दी किसने, तो यह दी थी विडॉल डी लाप्लास। थोड़ा सा नाम मुश्किल है फ्रेंड, 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि संभववाद संकल्पना जो है विडॉल डी लाप्लास ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स,
अब इसने क्या कहा था कि पृथ्वी को जो नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम है ना, या पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान क्या है, इसने इसमें शामिल किया। इसने क्या किया कि पृथ्वी, ठीक है, एक तो पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषित ज्ञान का अध्ययन किया। तो दोस्तों, इस पंक्ति को समझना कि ये जो संभववाद की संकल्पना जो विडाल डी लॉस ब्लास ने दी थी, इसने क्या कहा कि पृथ्वी को जो नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम हैं और पृथ्वी पर जो निवास करने वाले जो जीवों के पारस्परिक जो संबंध है ना, उसी से क्या है, पृथ्वी क्या हो रही है, नियंत्रित हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि किसी पृथ्वी का जीवन तभी संभव है जब इनके जीवों के मध्य और पृथ्वी के मध्य क्या है, एक नियंत्रण यानी कि स्टेबलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। यदि आज जैसे कोरोना वैश्विक महामारी बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड, तो ये क्या अनियंत्रित व्यवस्था हो गई, क्योंकि मानव जो है इससे क्या है, सतर्कता क्या है, ये अपने बदल नहीं रहा है, यानी कि अपनी आदतों को छोड़ नहीं रहा, वो प्रकृति के साथ क्या है, असंतुलन बना रहा है, पेड़ों को काट रहा है। तो क्या है कि इसने ये कहा कि संभव ये तभी होगा कि पृथ्वी भी नियंत्रित बनी रहे और जीवों का भी क्या है, कोई हास ना हो। तो इसलिए क्या है, इसने संभववाद की संकल्पना दी कि पृथ्वी को नियंत्रित तभी किया जा सकता है जब इन पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के मध्य जो पारस्परिक संबंध है वो क्या होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरी संकल्पना आती है नियतिवाद। नियतिवाद संकल्पना देखना फ्रेंड्स। अब ये जो नियतिवाद संकल्पना है ये दी थी एलन सैंपल ने। इस एलन सैंपल ने क्या किया कि प्रकृति पर ज्यादा जोर दिया, प्रकृति पर ज्यादा जोर दिया। अब देखिए, इसने तो क्या किया कि जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के जो पारस्परिक संबंध है उस पर जोर दिया, यानी कि संभववाद संकल्पना ने किसने जोर दिया, मानव के प्रति जोर दिया, मानव के प्रति जोर दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि मानव यदि अपनी उन्नति करेगा तो पृथ्वी की जो उन्नति है वो अपने आप ही हो जाएंगी। ये किसने कहा था, संभववाद संकल्पना में कहा था। और नियतिवाद संकल्पना में ये कहा था कि प्रकृति पर ज्यादा इसने क्या दिया था, एलन सैंपल ने क्या प्रकृति पर जोर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए, और इसने बताया कि जो मानव जो क्रियाकलाप कर रहा है, मानव जो भी क्रियाकलाप वर्तमान में कर रहा है, वर्तमान में कर रहा है, वो प्रकृति के लिए क्या नुकसानदायक है, वो प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। ठीक है फ्रेंड, तो इसने क्या दिया, केवल प्रकृति पर ही जोर दिया कि मानव जो भी वर्तमान में क्रियाकलाप कर रहा है ना, वो प्रकृति को क्या पहुंचा रही है, नुकसान ही है, और यहाँ नुकसान ही वो पहुंचा रही है। अब अपन एक बात कर लेते हैं नवनियतिवाद की। नवनियतिवाद, देखिए फ्रेंड्स, अपन ने क्या है कि दो संकल्पना तो पहले ले ली, एक तो संभववाद संकल्पना, एक नियतिवाद संकल्पना। अब आती है नवनियतिवाद संकल्पना। तो ये संकल्पना दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आपकी जो 12th लेवल का जो एग्जाम होने वाला ना, उसमें से इस चैप्टर से केवल छोटा पर्सन आने की क्या है, लगभग संभावना है। तो आप ये जो संकल्पनाएं हैं, नवनियतिवाद है, नियतिवाद है, आधुनिक भूगोल के पिता है, तो इन सब के नाम क्या है आप अच्छे से याद करके जाएं। 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नवनियतिवाद की जो संकल्पना है वो दी थी ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, इसने क्या किया, इसने दोनों को, यानी कि अपने संभववाद संकल्पना में तो देखा था कि इसने मानव के प्रति जोर दिया, नियतिवाद में देखा कि इसने प्रकृति पर जोर दिया, और नवनियतिवाद ने क्या किया कि प्रकृति प्लस मानव,
इन दोनों को ये कहा कि यदि आप 50-50% यानी कि कोई चीज़ मान 100% है, यदि आप 50% प्रकृति संतुलन करें और 50% मानव संतुलित करने का प्रयास करें तो क्या है, एक सुनिश्चित जो है पर्यावरण का हम क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये थी नवनियतिवाद। ठीक है, और इसी नवनियतिवाद को अपन क्या कह सकते हैं, रुको या जाओ संकल्पना भी क्या है कहते हैं, रुको या जाओ संकल्पना भी अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि मानव भूगोल के जो विषय होते हैं ना, उसके अंतर्गत किस किस का अपन अध्ययन करेंगे। तो आप देखिए, मानव भूगोल के विषय, मानव भूगोल के विषय यानी कि जो मानव भूगोल का जो टॉपिक हमने लिया है, इसके अंतर्गत अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो देखिए मानव की जनसंख्या। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन मानव की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या के कैसे कि यानी कि किसी भी, मान लीजिए कि इस पृथ्वी पर किस प्रकार की जनसंख्या है, कितने प्रकार की जनसंख्या है, कैसा जन समुदाय यहाँ रहता है ना, कितनी जनसंख्या एक राज्य की है या अपने पूरे भारतवर्ष की है, कहाँ लिंगानुपात बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है तो क्यों घट रहा है, जन्म दर बढ़ रही है या मृत्यु दर बढ़ रही है, तो वो इसका कारण का अध्ययन किसने करेंगे, अपन इस जनसंख्या के अंदर करेंगे। दूसरी मैं बात करूं तो ये आती है प्राकृतिक संसाधनों की। किसकी? प्राकृतिक संसाधनों की। अब प्राकृतिक संसाधनों में देखिए बच्चों, मानव ने क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को क्या किया है, विकसित किया है, जिसके अंतर्गत अपन बात करें कृषि के साधन ले लें। ठीक है, कृषि के साधन, ठीक है, और अपन ये उद्योग धंधे ले लें, है ना, परिवहन ले लें। ठीक है, और तीसरी अपन यहां बात करेंगे सांस्कृतिक गतिविधियां। सांस्कृतिक गतिविधियां, अब ये जो सांस्कृतिक गतिविधियां है ना, इसके अंतर्गत अपन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियों में अपन जो है मानव जो पर्यावरण के साथ जो खेल खेल रहा है, किस प्रकार जो मानव जो है अपने इस पृथ्वी के भूगोल को बिगाड़ने में लगा हुआ है, कैसे वो वैश्विक तापन बढ़ा रहा है ना, और किस प्रकार वो इस पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे रहा है, किस प्रकार वो परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहा है, जिससे अपने वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। तो इसका अध्ययन अपन किस में करेंगे, सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो भी मानव कर रहा है, यानी कि क्रियाकलाप जो भी मानव कर रहा है, उसका अध्ययन अपन करेंगे सांस्कृतिक गतिविधियों में। ठीक है, और चौथे की अपन बात करें तो मानव के आपस में अंतर संबंध से भी क्या है, भूगोल किस प्रकार जो है विभाजित हो रहा है, अपन उसके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि हम आगे चलें ना, तो हटिंगटन के नाम से एक वैज्ञानिक हुआ था, उसने क्या किया, मानव भूगोल को क्या है, 2 क्षेत्रों में बांट दिया। ठीक है, देखिए अब एक वैज्ञानिक आता है हंटिंगटन। ये जो हंटिंगटन नामक वैज्ञानिक था ना, इसने क्या किया, मानव भूगोल का जो अध्ययन है, मानव भूगोल का अध्ययन जो है वो 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, 2 भागों में इसने क्या किया, बांट दिया। एक तो अपन बात करेंगे मानव भूगोल की, ठीक है, और दूसरी यदि अपन यहां बात करें तो वो आता है भौतिक भूगोल। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हो गया अपना मानव भूगोल, ठीक है, दूसरा अपना हो गया भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में तो अपन किसकी बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, और मानव भूगोल के अंतर्गत जो मानव की जो क्रियाएं हैं उसकी बात करेंगे। ये मैं आपको बार बार बता ही रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यदि अपन बात करें कि मानव भूगोल के अध्ययन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जनसंख्या की, जनसंख्या का वितरण प्रारूप कैसा है, जन समूह में प्रवास हो रहा है या अधिवास हो रहा है, यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्तियों का समूह है, वो एक स्थान पे आ रहा है या एक स्थान से जा रहा है, या जातिगत जो सामाजिक संरचना वहाँ पाई जाती है ना, यानी कि कितने प्रकार की जातियाँ वहाँ पाई जाती है, तो उसका अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करेंगे, जनसंख्या के अंदर। फिर अपन दूसरी बात करें तो वो है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अब अपन प्राकृतिक संसाधन में बात करें तो जैसे भूमि जल हो गया, वन हो गया, तापमान, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, खनिज का अध्ययन हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और सांस्कृतिक वातावरण मैंने आपको बताया ही था कि जीव जंतु मानव का वातावरण के साथ
अनुकूलन है, जीविका के साधन के रूप में जो भी प्रयोग किया जाएगा ना, वो अपन किस में करेंगे, अपने सांस्कृतिक वातावरण के अंदर क्या करेंगे, अपन अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर था ना, इसमें केवल इतना ही था कि मानव भूगोल को है वो प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, मानव जो है अपने इस भूगोल को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। तो बच्चों आज आपको पता है कि मानव जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रयोग कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवहन का प्रयोग कर रहा है, इसलिए मानव भूगोल जो है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और अपन कृषि की बात करें तो कृषि के अंतर्गत क्या नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, उससे क्या है मानव भूगोल जो और भी विकसित हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार क्या है इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम इन चीज़ों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो बच्चों मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, इस चैप्टर से आप ज़्यादा बड़े क्वेश्चन को, यानी कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन आपके आता है उसको रटने का प्रयास ना करें। यहाँ से केवल जो 1-1 या 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो ही बनते हैं, और इसमें भी आपको क्या है कि नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, ठीक है, आधुनिक भूगोल के पिता, और ये जो मैंने संकल्पनाएं आपको 3 बताई उनकी जो डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, वो ही केवल आने के चांस है। इससे अलग जो है आपके कोई टॉपिक इसमें से नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैंने आपको आपका फर्स्ट चैप्टर कराया है मानव भूगोल। ठीक है फ्रेंड, कल अपन बात करेंगे जो अपनी विश्व की प्रमुख जनजातियां, आपके दूसरा चैप्टर जो है विश्व की प्रमुख जनजातियां जो है कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो मैं आपको एक टेबल के माध्यम से ही क्या है कि शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको ये बताऊंगा कि विश्व में जो प्रमुख जनजातियां हैं किस स्थान पर कौन कौन सी पाई जाती हैं और क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, जय हिंद, जय भारत।